कहानी की शुरुआत होती है 19 अक्टूबर 1899 से, जहां पर हमें एक स्टीम शिप को दिखाया जाता है जिसका नाम केयर ब्रोस है, जो कि इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी जा रहा है। इस शिप में मोरा नाम की एक लड़की भी होती है जिसे रात को सपना आता है कि वो मेंटल असाइलम में है, जहां उसके पिता उसे मिलने के लिए आते हैं, जिन्हें देखकर वो अपना आपा खो देती है और चीख चीख कर कहती है कि प्रोमेथियस शिप के साथ जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार आप हैं। तभी मोरा की नींद खुल जाती है। दरअसल मोरा इस वक्त जिस शिप में है इसका एक सिस्टर शिप भी था जिसका नाम प्रोमेथियस था। 4 महीने पहले इसी रूट से जाते हुए वो शिप अचानक पैसेंजर के साथ कहीं गायब हो गया। ये न्यूज पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी न्यूज होती है क्योंकि प्रोमेथियस शिप में बहुत बड़े बड़े लोग थे। हालांकि मोरा ने सिर्फ सपना देखा है, लेकिन उसे लगता है कि इस सपने में कोई ना कोई हकीकत है। उसे अपनी पिछली बातें बहुत ज्यादा याद नहीं है। एक दिन पहले उसके भाई ने न्यूयॉर्क से उसे इस शिप का टिकट दिया था। वो उसे न्यूयॉर्क नया साल मनाने के लिए बुला रहा था। इस पूरे शिप में 1500 पैसेंजर होते हैं, लेकिन हर कोई अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होता है। जैसे कुछ लोग वर्कर क्लास में होते हैं, कुछ लोग लोअर क्लास में, कुछ लोग मिडिल क्लास में और कुछ लोग हाई क्लास में। मोरा हाई क्लास में ट्रैवल कर रही है और हाई क्लास में दूसरी किसी भी क्लास का कोई भी आदमी नहीं आ सकता। मोरा के साथ यहाँ पर और भी पैसेंजर होते हैं, जिसमें एक गे कपल होता है जो सबके सामने भाई बनकर रह रहे होते हैं, क्योंकि इस वक्त गे लोगों को आजादी नहीं थी। साथ ही यहाँ पर एक न्यूली मैरिड कपल भी होता है और इन दोनों को देखकर लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। यहाँ पर एक जापानी लड़की भी होती है जिसकी ओनर उसे न्यूयॉर्क बेचने के लिए ले जा रही है। अब जब ये सब के सब लंच कर रहे होते हैं, तभी नीचे लोअर क्लास से एक लड़का ऊपर आ जाता है जिसे सिक्योरिटी पकड़ लेती है। पर वो चीख चीख कर कहता है कि मेरी बहन प्रेग्नेंट है, उसकी तबीयत खराब है, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। हालांकि यहाँ पर डॉक्टर भी है, पर वो लोअर क्लास में नहीं जाना चाहता। मोरा ने डॉक्टर की पढ़ाई की है, इसीलिए वो उसके साथ जाकर उसकी प्रेग्नेंट बहन टोफ की मदद करती है और वापस अपनी क्लास में आ जाती है, जहाँ शिप का कैप्टन उसके पास आता है। शिप का कैप्टन हमेशा उदास रहता है क्योंकि 2 साल पहले आग की वजह से उसकी पत्नी और उसके बच्चे की मृत्यु हो गई थी। तभी यहाँ पर कैप्टन के एक आदमी आकर कहता है कि हमें किसी दूसरे शिप के सिग्नल्स मिल रहे हैं। कैप्टन नीचे जाकर सिग्नल्स को चेक करता है और पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि ये सिग्नल्स उन्हें प्रोमेथियस शिप से मिल रहे होते हैं जो 4 महीने पहले अचानक से गायब हो गया होता है। ये इस बात से भी हैरान होते हैं कि 4 महीने बिना खाना पानी के कोई कैसे समंदर में जिंदा रह सकता है, पर ये डिसाइड करते हैं कि वो उस दिशा में जाएंगे और अपने शिप को लेकर ये प्रोमेथियस की दिशा में निकल पड़ते हैं। इस बारे में ये किसी भी पैसेंजर को नहीं बताते। लंबा सफर तय करने के बाद ये प्रोमेथियस के पास पहुंच जाते हैं और अब नारा कैप्टन और उसके कुछ साथी एक कश्ती से प्रोमेथियस शिप के पास पहुंचकर उसके अंदर जाते हैं। यहाँ पर इन्हें किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं मिलता। हालांकि उस शिप में कई सौ पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे, पर यहाँ पर किसी की बॉडी भी नहीं होती। कैप्टन इसके बाद उस कंट्रोल रूम में जाता है जहाँ से उन्हें सिग्नल्स भेजे गए थे और कैप्टन ये देखकर हैरान हो जाता है कि सिग्नल भेजने वाली मशीन टूटी हुई है। तभी मोरा को जमीन पर एक हरे रंग का बीटल दिखता है, यानी कि एक कीड़ा जो एक डायरेक्शन में जा रहा होता है। वो उस कीड़ा का पीछा करती है जो कि एक कबर्ड के अंदर चला जाता है जिसे बाहर से बंद किया गया है, और जब ये उसे खोलते हैं तो उसके अंदर एक छोटा बच्चा बैठा होता है जो इन सबको घूर घूर कर देख रहा होता है। उसके हाथ में एक छोटा सा पिरामिड भी होता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि जब सब पैसेंजर्स गायब हो गए तो ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। ये उस बच्चे को अपने शिप में ले आते हैं, लेकिन प्रोमेथियस शिप से एक और आदमी इनके शिप में चुपके से चढ़ जाता है। उसके हाथ में हरे रंग का उसी तरह का कीड़ा यानी कि बीटल होता है जिस कीड़े का पीछा करते हुए मोरा बच्चे तक पहुंची थी, और ये आदमी मोरा के बगल वाले कमरे में रुकता है। जिस बच्चे को ये प्रोमेथियस शिप से लेकर आए थे उसकी देखभाल की जिम्मेदारी मोरा को दी जाती है, और अब वो आदमी जो इनके पीछे प्रोमेथियस शिप से इनकी शिप में आ गया। अगले दिन वो अपना नाम डेनियल बताता है और मोरा इस आदमी को नहीं जानती, पर इस आदमी को देखकर ऐसा लगता है कि ये मोरा को बहुत अच्छे से जानता है। और अब मोरा अपने कमरे में आ जाती है जहाँ पर उसके सामने वो बच्चा बैठा होता है। वो देखती है कि उसकी गर्दन पर एक पिरामिड का निशान है जो कि उल्टा बना हुआ है, और ठीक इसी तरह का निशान उसे अपने भाई के लेटर में भी मिला था, जिस लेटर के साथ उसने उसे न्यूयॉर्क की टिकट्स भेजी थी। और अब मोरा उस बच्चे से पिरामिड के बारे में बहुत कुछ पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। दरअसल वो बच्चा किसी से भी बात नहीं करता। वही डेनियल को दिखाई जाता है कि उसके पास जो हरे रंग का कीड़ा होता है वो लोअर क्लास में छोड़ देता है। वो कीड़ा एक बच्ची की तरफ जाता है जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही यहाँ पर शिप के जितने भी कंपास होते हैं जिससे सही दिशा में जा सकते हैं वो सब के सब खराब हो जाते हैं। इसलिए शिप का कैप्टन तय करता है कि हम न्यूयॉर्क न जाकर वापस इंग्लैंड के लिए मर जाएंगे, क्योंकि ये सब उसी तरह की घटनाएं होती हैं जो प्रोमेथियस शिप के साथ हुई थी, जिसके बाद वो शिप अचानक से गायब हो गया था। मोरा शिप के कैप्टन के पास आती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसके
केबिन में भी उसी तरह का उल्टा ट्रायंगल बना हुआ है। जैसा कि बच्चे की गर्दन पर उल्टे ट्रायंगल का टैटू बना था, जैसे कि उसके भाई के लेटर में बना हुआ था, ये समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसीलिए वो वापस लौटने से पहले एक बार फिर से प्रोमेथियस शिप में जाते हैं, जहाँ पर कैप्टन को लिस्ट मिलती है जिसमें उन पैसेंजर के नाम होते हैं जो गायब हुए थे और प्रोमेथियस में सफर कर रहे थे, और इसमें एक नाम मोरा का भी होता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है। उसे अब मोरा पर शक है। उसे लगता है कि मोरा उससे कुछ छुपा रही है, और अगर वो प्रोमेथियस शिप में 4 महीने पहले निकली थी तो वो जिंदा कैसे बच गई और क्यों वो दोबारा इसी सफर में आई है। कैप्टन मोरा को इस बारे में कुछ नहीं बताता और ये दोनों की दोनों वापस शिप में आ जाते हैं, जहां कैप्टन को पता चलता है कि लोअर और मिडिल क्लास के लोगों ने शिप को वापस ले जाने के खिलाफ विद्रोह कर दिया है, क्योंकि इन सब ने इस सफर के लिए बहुत पैसे खर्च किए होते हैं जो उन्होंने बहुत मेहनत से इकट्ठे किए थे। साथ ही लोअर क्लास की एक लड़की की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए वो गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं कि जिस बच्चे को तुम प्रोमेथियस शिप से लेकर आए हो वो एक शापित बच्चा है, उसे पानी में फेंक देना चाहिए। हालांकि मोरा ऐसा नहीं चाहती, पर उसकी एक भी नहीं चलती, इसीलिए उस बच्चे को नीचे समंदर में फेंक दिया जाता है। वो कैप्टन से मदद मांगती है, लेकिन कैप्टन कहता है कि तुम एक झूठी लड़की हो, तुम प्रोमेथियस शिप में ट्रैवल कर रही थी, जो बात तुमने सबसे छुपाई है। मोरा को कुछ भी समझ में नहीं आता। साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर सबकी ये होती है कि लाख कोशिशों के बाद भी इनका ये शिप यहाँ से मूव नहीं कर रहा होता। वो प्रोमेथियस शिप के आसपास ही घूम रहा होता है, और जब ये सब परेशान बैठे होते हैं तभी इन्हें कबाड़ के अंदर से ठक ठक की आवाज आती है, और अगले ही पल वहाँ से वही बच्चा निकलता है जिसे अभी कुछ देर पहले उन्होंने समंदर में फेंक दिया था। जिस बच्चे को ये प्रोमेथियस शिप से लेकर आए थे, उस बच्चे के हाथ में अब भी वो छोटा पिरामिड होता है। वो मोरा के गले लग जाता है, पर मोरा उसे देखकर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर जितने भी पैसेंजर हैं उन्हें अब पूरा यकीन हो चुका है कि ये बच्चा श्रापित है, इसीलिए इसे कैद कर दिया जाता है। इस शिप में जितने भी पैसेंजर हैं वो 2 ग्रुप में बट चुके हैं। एक कैप्टन का ग्रुप है जो वापस इंग्लैंड जाना चाहता है, और दूसरा मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों का ग्रुप है जो न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं। यहाँ पर सब के सब बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, इसीलिए लोअर क्लास की वो लड़की जो प्रेग्नेंट है, जिसका नाम टोव है, जिसका मोरा ने कहानी की शुरुआत में इलाज किया था, वो तय कर लेती है कि वो कैप्टन के ग्रुप में शामिल हो जाएगी, क्योंकि उसके लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। वही मोरा को होश आ जाता है और उसे पता चलता है कि बच्चे को कैद कर दिया गया है। उस बच्चे को आजाद करवाने के लिए वो वहाँ पर जाती है, लेकिन सब उसके खिलाफ होते हैं, और जब लोग बहुत ज्यादा शोर कर रहे होते हैं तभी एक आदमी गोली चला देता है, जो गोली मोरा की तरफ बढ़ रही होती है। डैनियल उसे बचाने के लिए कूदता भी है, पर अब यहाँ पर समय बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, और वो बच्चा जिसे कैद किया गया था वो खुद अपने आप को आजाद करके मोरा के पास आ जाता है। और अब यहाँ पर समय पूरी तरह से रुक चुका है। सिर्फ मोरा और उसे बच्चे के अलावा वो बच्चा मोर को अपने साथ बाहर ले आता है। उसके बाद मोरा उसे अपने कमरे में लाती है और पूछती है कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम बार बार कैसे बच जाते हो। वो बच्चा पेपर पर लिखता है कि मैं कुछ भी बोल नहीं सकता, क्योंकि हमेशा कोई हमें देखता और सुनता रहता है, बस तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। मोरा को सभी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, इसीलिए उस बच्चे को फॉलो करने लगती है। बच्चे के हाथ में वही हरे रंग का कीड़ा होता है जो हमने आखिरी बार डैनियल के पास देखा था, जो उसने लोअर क्लास में छोड़ दिया था, जिसके बाद एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी और सारे कंपास खराब हो गए थे। और अब वो बच्चा जब उस हरे रंग के कीड़े को नीचे रखना है तो एक पोर्टल खुल जाता है। मोरा उस पोर्टल से बाहर निकलते हैं और एक अनजान जगह पर पहुंच जाती है। वहीं शिप के अंदर जहां पर समय रुक गया था वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है, और अब शिप में एक अजीब सा साउंड आना शुरू हो जाता है। अप्रैल देखता है कि वहाँ पर मोरा और बच्चा नहीं है। वो डैनियल को देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें शिप में पहले कभी नहीं देखा, जरूर तुम मोरा और उस बच्चे के साथ मिले हुए हो। वो उसे पकड़ लेते हैं, पर तभी टोप कहती है कि ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है, हमें ये पता लगाना होगा कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। और अब जो साउंड पूरे शिप में आ रहा होता है उससे सबके सब लोग हिप्नोटाइज होना शुरू हो जाते हैं और शिप की डेक पर पहुंच जाते हैं और शिप से समंदर में कूदना शुरू कर देते हैं। डैनियल ये देखकर हैरान हो जाता है। वो भागता हुआ नीचे जाता है। उसके पास अब भी वो हरे रंग का कीड़ा होता है जिससे वो पोर्टल खोलता है, जिस तरह से उस बच्चे ने खोलता, और वो भी उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर मोरा गई है। और यहाँ उसे वो बच्चा मिलता है जिससे वो पूछता है कि मोरा को क्या हो गया, वो मुझे पहचान क्यों नहीं रही, वही इन सब चीजों को रोक सकती है। लेकिन लड़के को उम्मीद थी कि शायद अब मोरा की याददाश्त वापस आ जाएगी, क्योंकि इससे पहले वे कभी इतनी दूर तक नहीं पहुंचे थे। शायद इस बार वे कामयाब हो जाएं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ आने के बाद भी
मोरा की याददाश्त वापस नहीं आई। अब डैनियल को शिप डूबने से पहले सब कुछ ठीक करना होगा। दूसरी तरफ हिप्नोटाइज होने से बचने के लिए बाकी बचे लोग खुद को कमरों में बांध लेते हैं। जेरोम लुसियन को गन पॉइंट पर लेकर उसे, कीली को और खुद को भी बांध लेता है। असल में जेरोम और लुसियन दोस्त थे, लेकिन लुसियन ने जेरोम को एक मामले में फंसाकर इस जहाज से भागने की कोशिश की थी, पर जेरोम भी इसी जहाज पर पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर डैनियल इंजन रूम में जाकर स्टीम प्रेशर मशीन को अपने मैकेनिकल डिवाइस से हैक करने लगता है। अगर उसने वक्त रहते सब ठीक नहीं किया तो सब कुछ दोबारा रिस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पता चलता है कि डैनियल अपने डिवाइस की मदद से किसी को भी बेहोश कर सकता है। इधर मोरा उस बिल्डिंग में पहुंचती है जो उसके सपने वाला मेंटल हॉस्पिटल था। वो रूम नंबर 101 में घुस जाती है और वहाँ उसे अपने पिता दिखाई देते हैं, जिनका नाम हेनरी है। इसके बाद हेनरी दोबारा मोरा को पकड़कर उसे एक ब्लैक इंजेक्शन लगा देता है। ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे मोरा के साथ ये पहले भी कई बार हो चुका है, यानी एक ही चीज बार बार दोहराई जा रही है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। होश आने पर मोरा देखती है कि वो अपने रूम में है। वो वहाँ से बाहर निकलती है। तब कैप्टन उससे पूछता है कि वो लड़का कहाँ गया। मोरा उसे बताती है कि उस लड़के के पास एक पिरामिड है जिसकी वजह से वो वक्त को रोक सकता है। मोरा ये भी बताती है कि शायद उसका पिता हेनरी ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। दरअसल उसके पिता को इंसानी दिमाग के बारे में जानने का बहुत शौक था कि दिमाग कैसे काम करता है और इंसान की सोच कैसी होती है। मोरा को शक है कि उसके पिता ने ही ये जहाज खरीदे हैं ताकि वो पैसेंजर्स पर एक्सपेरिमेंट कर सके। असल में मोरा के पिता की जिंदगी में सबसे अहम उसकी माँ थी, लेकिन जब मोरा पैदा हुई तब उसकी माँ की मानसिक हालत खराब होने लगी थी। इसके बाद उसके पिता ने अपनी पत्नी के लिए एक मेंटल हॉस्पिटल बनवाया, वही जगह जहाँ से मोरा अभी वापस आई है। कैप्टन यहाँ एक चौंकाने वाला खुलासा करता है कि प्रोमेथियस की पैसेंजर लिस्ट के नीचे उसके खुद के साइन हैं। इसका मतलब है कि वो प्रोमेथियस शिप का भी कैप्टन था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। इसी समय उसे फिर से वही हरा बीटल दिखता है। फिर वो उसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए कैप्टन के बेड के नीचे वाली सुरंग में जाते हैं। वे दोनों सीधा कैप्टन की यादों में पहुंच जाते हैं। असल में बेड के नीचे बनी ये टनल पैसेंजर्स की यादों, खासकर उनकी डार्क मेमोरीज से जुड़ी हैं। मोरा को पता चलता है कि उसके बेड के नीचे भी ऐसी ही एक टनल है। फिलहाल वे कैप्टन के उस घर के सामने खड़े हैं जहां उसकी पत्नी और बच्चे की मौत हुई थी। दूसरी तरफ जहाज पर डैनियल उस अजीब आवाज को बंद कर देता है जिसकी वजह से सब हिप्नोटाइज हो रहे थे। लेकिन अब हालात भयानक हैं। जहाज पर 1500 लोग थे, पर अब सिर्फ कुछ ही जिंदा बचे हैं। बाकी सब समंदर में कूदकर मर चुके हैं। इधर सेबेस्टियन उस लड़के को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। दूसरी ओर मोरा के पिता हेनरी को दिखाया जाता है जो एक महल के कमरे में बैठा है। उसकी खिड़की के बाहर का नजारा डरावना है। वहाँ एक विशाल काले रंग का पिरामिड है, बिल्कुल उस छोटे मॉडल जैसा जो उस लड़के के हाथ में था। इस ब्लैक पिरामिड के पास की दुनिया एकदम तबाह और बर्बाद लग रही है। अब ये कौन सी जगह है? सारे पिरामिड काले क्यों हैं? यहाँ सब कुछ इतना अंधेरा क्यों है? और शिप के अंदर ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हमें कहानी के आखिर में साफ होगा। जहाज के कंट्रोल रूम में सब चर्चा करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि जहाज का इंजन बंद हो गया है और वे एक ही जगह अटक गए हैं। टोप को भी अब अपनी माँ की बात सच लग रही है कि वो लड़का वाकई श्रापित है। ऐसे हालात में सब कैप्टन का विरोध करना भूल जाते हैं और उसकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं। कैप्टन सबको काम बांट देता है। कैप्टन और मोरा लड़के को ढूंढेंगे। अलेक के साथ कुछ लोग इंजन रिस्टार्ट करने जाएंगे और बाकी लोग बचे हुए यात्रियों को खोजेंगे। तभी सब नोटिस करते हैं कि जहाज के अंदर से एक अजीब तरह का काला पदार्थ निकल रहा है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। डैनियल सबको चेतावनी देता है कि गलती से भी इसे कोई छुए नहीं। मोरा टनल की मदद से कैप्टन को अपनी यादों में ले जाती है। मोरा बताती है कि ये मेंटल हॉस्पिटल उसके पिता ने बनवाया था। अंदर जाकर वे खिड़की से देखते हैं कि मेंटल हॉस्पिटल की दीवारें असल में शिप के मटेरियल से बनी है, यानी ये नकली हकीकत या पॉकेट डायमेंशन असल में शिप के अंदर ही मौजूद है। इधर सेबेस्टियन को ढूंढते हुए मिसेस विल्सन उत्सुकता में उस ब्लैक मटेरियल को छू लेती है, जिसकी वजह से वो काला पदार्थ उनके पूरे शरीर पर फैलने लगता है। दूसरी तरफ टोप एक कमरे में घुसते ही अचानक अपनी पास्ट मेमोरी में पहुंच जाती है। असल में क्रेस्टर का उसके मालिक के बेटे के साथ अफेयर चल रहा था। जब मालिक को क्रेस्टर के इस बर्ताव का पता चला तो वो उसे गोली मारने गया, पर गोली क्रेस्टर की आंख के पास से निकल गई। टोप उस समय वहीं मौजूद थी। मालिक ने टोप को पकड़कर बेहोश कर दिया और सबके सामने उसके साथ जबरदस्ती की। होश आने पर टोप ने उसे मार डाला, यानी टोप के पेट में जो बच्चा है वो उसी आदमी का है।
जहाज के कई पैसेंजर्स इंजन रूम में जाकर काम करने लगते हैं और आखिरकार वे इंजन स्टार्ट कर देते हैं। कंट्रोल रूम में मौजूद 2 लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब सवाल ये था कि जहाज चलाएगा कौन, क्योंकि उनके पास जहाज चलाने का कोई तजुर्बा नहीं था। इसी बीच सेबेस्टियन को मौका मिल जाता है और वो डाइनिंग रूम के कैबिनेट से कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। असल में वो हेनरी से मिलने आया है। हेनरी उसे बताता है कि उन्हें हर हाल में उस बच्चे का ब्लैक पिरामिड ढूंढना होगा। यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल मोरा और बाकी सब एक सिमुलेशन के अंदर हैं, यानी एक कंप्यूटर प्रोग्राम के भीतर। जैसा कि मोरा ने कैप्टन को बताया था कि उसके पिता ने जहाज खरीदकर पैसेंजर्स पर एक्सपेरिमेंट किया है, तो मुमकिन है कि यही हेनरी का असली एक्सपेरिमेंट हो, जहां वो सबको सिमुलेशन में भेजकर उन पर स्टडी कर रहा है। यहाँ ये भी पता चलता है कि ये सिमुलेशन 8 दिनों तक चलता है और जैसे ही 8 दिन पूरे होते हैं सब कुछ रिस्टार्ट हो जाता है और कहानी फिर से शुरू होती है। ये सब एक बहुत बड़ा रहस्य है जो अंत में खुलेगा। उधर मेंटल हॉस्पिटल में भी वो काला पदार्थ फैलने लगता है। तभी वहाँ डेनियल पहुँचता है। डेनियल को देखकर वहाँ मौजूद 2 लोग बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि वे पोर्टल के जरिए वहाँ आए थे। तो डेनियल वहाँ क्या कर रहा है? कैप्टन कहता है, तुम पहले से सब कुछ जानते थे, चलो अब मेरे साथ। लेकिन डेनियल कैप्टन पर हमला कर देता है और उसे किसी दूसरी लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर देता है। डेनियल मोरा को बार बार समझाने की कोशिश करता है, प्लीज अपने पास्ट को याद करने की कोशिश करो। डेनियल मोरा को बताता है कि वो उसका पति है, लेकिन मोरा डेनियल पर बंदूक तान देती है। डेनियल उसे देखकर कहता है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा, हमारी शादी को 12 साल हो चुके हैं। मोरा उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। उसे लगता है कि डेनियल उसके लिए खतरा है। वो डेनियल को एक कमरे में बंद कर देती है और खुद वहाँ से निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद वो गुस्से में अपने हाथ की बंदूक फेंकती है, जो एक कांच की दीवार से टकराती है। तभी मोरा को पता चलता है कि बाहर की दुनिया नकली है और फेक डिस्प्ले से घिरी हुई है। मोरा ये देखकर और भी हैरान हो जाती है। दिलचस्प बात ये है कि हेनरी ये सब अपने मॉनिटर पर देख रहा है। असल में हेनरी के कमरे की एक दीवार पर बहुत सारे मॉनिटर लगे हैं, जिनसे वो हर जगह पर नजर रख रहा है। इसका मतलब है कि कौन कब क्या कर रहा है। हेनरी को सब पता है। इधर कैप्टन को फिर से दिखाया जाता है। वो जंगल के एक घर से निकलकर वापस प्रोमीथियस शिप पर पहुंच जाता है और जब वो प्रोमीथियस शिप के बाहर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ 1 या 2 नहीं, बल्कि प्रोमीथियस जैसे ढेरों जहाज कबाड़ हालत में पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ मोरा अपने जहाज पर वापस आती है, जहाँ अब सिर्फ कुछ ही यात्री जिंदा बचे हैं। तभी समंदर में भयानक तूफान शुरू हो जाता है और लहरें जहाज के ऊपर आने लगती हैं। सभी यात्री घबरा जाते हैं और कहते हैं कि चलो इंजन रूम में चलते हैं। लेकिन मोरा फैसला करती है कि वो कैप्टन को ढूंढ कर ही रहेगी। वो पूरे जहाज की तलाशी लेती है, पर कैप्टन कहीं नहीं मिलता। आखिरकार वो कैप्टन के रूम में जाकर बेड के नीचे वाली टनल में घुसती है और उसकी यादों में पहुंच जाती है। लेकिन इस बार उसे कैप्टन नहीं मिलता, बल्कि कैप्टन की मरी हुई पत्नी मिलती है, जो उस पर हमला कर देती है और चिल्लाकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कैप्टन की यादों में कैसे आई? तुम असल में कौन हो? मोरा डरकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो डेनियल के रूम में जाती है, क्योंकि डेनियल ने कहा था कि वो उसका पति है और उनकी शादी को 12 साल हो चुके हैं। इस बात की सच्चाई जानने के लिए मोरा डेनियल के बेड के नीचे वाली सीक्रेट जगह में घुसकर उसकी यादों में दाखिल होती है। वहाँ पहुंचकर वो एक कमरे में जाती है, जो उसे बहुत जाना पहचाना लगता है। जब वो बिस्तर के पास जाती है तो उसे डेनियल और अपनी बहुत सारी तस्वीरें मिलती हैं। उन तस्वीरों में वो छोटा लड़का भी दिखता है, जो कभी कुछ नहीं बोलता था। असल में वो लड़का मोरा का बेटा है, जिसका नाम इलियट है। इधर जहाज पर एक एक करके सब मरने लगते हैं। लिंगी अपनी माँ की परछाई का पीछा करते हुए बाहर आ जाती है। फिर लिंगी को बचाने के चक्कर में एलेग पानी में गिर जाता है। एंजेल लोहे के नीचे दबकर मर जाता है और लुसियन को हार्ट अटैक आ जाता है। क्रेस्टर के माता पिता भगवान को खुश करने के लिए और टोप को बचाने के चक्कर में फ्रांस अपनी जान कुर्बान कर देता है। धीरे धीरे पूरे जहाज में पानी भरने लगता है। पूरी तलाशी लेने के बाद भी उन्हें कोई और जिंदा नहीं मिलता। तभी वे देखते हैं कि उनका जहाज एक विशाल तूफान के अंदर समाने वाला है। अब उनके शिप पर सिर्फ 4 लोग ही बचे थे। इधर डेनियल जिस कमरे में बंद था, वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगता है। आखिरकार वो दीवार के पैनल खोलकर शिप के वायरिंग सिस्टम के अंदर घुस जाता है। इस भूल भुलैया को पार करते समय डेनियल को सभी पैसेंजर्स की यादें दिखने लगती हैं। अंत में वो मोरा की यादों में पहुंचता है, जहां उसके सामने एक कब्र थी। लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि उसके नीचे एक कमरा था, जिसमें इलियट छिपा हुआ था। असल में ये दोनों जानते हैं कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो क्या है। वे जानते हैं कि ये पूरी जगह तबाह हो जाएगी। वे शुरू से कोशिश कर रहे हैं कि मोरा को सब कुछ याद आ जाए। उनकी बातों से पता चलता है कि ये सब पहले भी कई बार हो चुका है और वे एक लूप में फंसे हुए हैं। लूप का मतलब है एक ही घटना का बार बार होना। उनका ये लूप 8 दिनों का है। 8 दिन पूरे होते ही फिर से नए 8 दिन शुरू हो जाते हैं। इसीलिए डेनियल जल्दबाजी कर रहा है ताकि 8 दिनों के अंदर ही मोरा की याददाश्त वापस आ जाए। आज 7वां दिन है।
इसलिए डेनियल को हर हाल में मोरा को इस नकली हकीकत से बाहर निकालना होगा। इलियट कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। वो डेनियल को एक अंगूठी देता है और कहता है कि ये मोरा को दे देना, ये उनकी शादी की अंगूठी है। इसके बाद डेनियल वहाँ से निकलकर वापस जहाज पर आता है। जब वो मोरा को वहाँ नहीं पाता तो समझ जाता है कि मोरा जरूर उसकी यादों के अंदर गई है। वो अपने बेड के नीचे वाली सीक्रेट जगह में जाता है और वहाँ उसकी मोरा से मुलाकात होती है। अब मोरा को यकीन हो गया है कि डेनियल ही उसका पति है। डेनियल उसे सब समझाता है कि ये सब आंखों का धोखा है। यहाँ एक गेम चल रहा है जिसे हमें खत्म करना होगा, वरना ये फिर से शुरू हो जाएगा। इस गेम को जीतने के लिए हमें उस चाबी की जरूरत है जिसे मोरा ने छिपा रखा है। उस चाबी से वो पिरामिड खोलना होगा जो उनके बेटे के पास था, तभी सब कुछ खत्म होगा। मोरा कहती है कि उसे चाबी के बारे में कुछ याद नहीं है, लेकिन क्योंकि अब उसे अपने पास्ट की बहुत सी बातें पता चल गई हैं, तो थोड़ी ही देर में उसे सब याद आ जाता है। वो कहती है, मेरे भाई ने जो चिट्ठी भेजी थी उसके साथ एक टिकट और एक चाबी थी। वो चाबी मैंने अपने पेंडेंट में लगा ली थी और वो पेंडेंट अब भी मेरे पास है। मोरा को ये भी याद आता है कि उसके पिता मेंटल हॉस्पिटल में इसी चाबी के बारे में पूछ रहे थे। दूसरी तरफ सेबेस्टियन शिप की एक जगह से एक डिवाइस निकालता है और उसकी मदद से इलियट को ढूंढ निकालता है। सेबेस्टियन मोरा की यादों में जाकर इलियट को किडनैप कर लेता है। वे पिछले कई लूप्स से ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार आज वे कामयाब हो गए। अब ब्लैक पिरामिड हेनरी के हाथ में है। हेनरी स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहता है कि सिमुलेशन में मौजूद लोग सिर्फ अपनी भावनाओं की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। अगर वे भावनाओं के बजाय तर्क को चुनते तो कम से कम अपनी जान बचा सकते थे और उनके लिए सिमुलेशन से बाहर निकलना आसान हो जाता। असल में कोई और जाने ना जाने, पर हेनरी जानता है कि वे एक सिमुलेशन में है। यहाँ तक कि वो खुद भी एक सिमुलेशन के अंदर है और वो उससे बाहर निकलना चाहता है, जिसके लिए उसे उस चाबी की जरूरत है। हेनरी पिरामिड ले लेता है और उसे ऊपर से खोल देता है। पिरामिड के अंदर एक की होल था जिसकी चाबी मोरा के पास है। इस समय मोरा और डेनियल अपने शिप पर हैं। डेनियल अपने डिवाइस से इस जहाज के फंक्शंस को बदलने और उन्हें खराब करने की कोशिश करता है। साथ ही वो मोरा को बताता है कि जब भी सिमुलेशन खत्म होता है तो सारे जहाज एक खास जगह पर जाकर जमा हो जाते हैं, वही जगह जहाँ हमने कैप्टन को देखा था, और उसके आसपास बहुत सारे जहाज थे। वहाँ इतने सारे जहाजों का होना इस बात का इशारा है कि वे कई बार इस सिमुलेशन में फंस चुके हैं। डेनियल आगे बताता है कि जब एक सिमुलेशन खत्म होता है तो हर इंसान भूल जाता है कि क्या हुआ था, लेकिन किसी तरह डेनियल ने उस डिवाइस की मदद से खुद को बचाए रखा है। इसी वजह से सब कुछ भूल जाने के बाद भी उसे हर बात याद रहती है। खैर, अब उनका आखिरी काम इलियट के पास जाकर पिरामिड के अंदर चाबी डालना है, जिससे मोरा असल दुनिया में जाग जाएगी। लेकिन जैसे ही वो अपने रूम में जाकर बेड के नीचे वाली टनल में जाना चाहती है, वो देखती है कि वहाँ टनल का कोई नामो निशान नहीं है। तभी हेनरी अपने ऑफिस से ऐलान करता है, तुम्हारी सारी कोशिशें नाकाम रहीं, वक्त खत्म हो चुका है। इलियट अब मेरे पास है और मुझे जल्दी वो चाबी चाहिए, वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा। इसके बाद जहाज पर शटडाउन काउंटरडाउन शुरू होता है। 1 से 10 सेकंड का काउंटरडाउन चलता है और समंदर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी खाली जगह बन जाती है। वहाँ मौजूद एक बड़े पोर्टल में जहाज घुस जाता है और सीधा उस जगह पहुँचता है जहाँ सारे पुराने जहाज रखे हुए हैं और जहाँ कैप्टन मौजूद है। इसके बाद हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जब सब कुछ नॉर्मल था, यानी जब मोरा किसी सिमुलेशन में कैद नहीं थी। घर के बाहर टहलते समय उसे वही हरा बीटल दिखता है। इलियट मोरा से कहता है कि उसने इस कीड़े का नाम अल्फ्रेड रखा है और वो चाहता है कि ये हमेशा उसका पालतू बनकर रहे। लेकिन मोरा उसे समझाती है कि किसी को भी उसकी इच्छा के खिलाफ बंदी बनाकर नहीं रखना चाहिए। इसके बाद जैसे ही वो मोरा को गले लगाता है, मोरा वहाँ से गायब हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। जाग जाओ की आवाज सुनकर इलियट का सपना टूटता है। वो देखता है कि वो हेनरी के ऑफिस में है। हेनरी उसे एक सच दिखाने के लिए बाहर ले जाता है। उसका दादा उसे बताता है, हम सब यहाँ फंसे हुए हैं और इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी माँ जिम्मेदार है। यहाँ जो भी लोग हैं वे सब अपनी मर्जी से आए हैं। सबके मन में दर्द और तकलीफों वाली यादें थीं जिन्हें वे भूलना चाहते थे, लेकिन हम जितना भी भूलना चाहें, कड़वी यादें हमें पूरी तरह कभी नहीं छोड़ती। वही यहाँ सबके साथ हो रहा है। इसके बाद वह अपने पोते को एक कमरे में ले जाता है जहाँ 2 इंजेक्शन थे, एक सफेद और एक काला। काला इंजेक्शन यादें मिटा देता है और सफेद इंजेक्शन यादें वापस ले आता है। वो अपने पोते को सफेद इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि इलियट को एक भयानक बीमारी हुई थी। मोरा उसे बहुत प्यार करती थी और उसे खोना नहीं चाहती थी। इसी वजह से उसने अपने बेटे को सिमुलेशन में कैद रखना चाहा। हालांकि डेनियल ने मोरा को ऐसा करने से मना किया था, फिर भी मोरा ने कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम हमेशा साथ रह पाएंगे। इसी कारण वो अपने बेटे, पति और उन लोगों को लेकर जो अपनी जिंदगी में टूट चुके थे और जिनका डार्क पास्ट उन्हें परेशान करता था, इस सिमुलेशन की दुनिया में आ गई। दूसरी तरफ डेनियल को दिखाया
दिखाई जाता है, जो अपने डिवाइस से यहाँ पर हो रहे सिमुलेशन को हैक कर देता है, जिससे यहाँ का जो भी सिमुलेशन होता है पूरी तरह से बिखरने लगता है। इसके बाद शिप में एक ब्लैक कलर का पदार्थ आ जाता, जो शिप में फेल कर उसे तबाह करने लगता है। यहाँ पर जितने भी लोग बचे हैं वो एक दूसरे की यादों से होते हुए एक बार फिर से वापस शिप में आ जाते हैं। वहीं मोरा को पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद मोरा को उसके पिता के पास ले जाया जाता है और मोरा एक्सेप्ट करती है कि उसी ने इस सिमुलेशन को यानी कि इस दुनिया को बनाया है। उसके पिता उससे चाबी मांगते हैं, मोरा उन्हें चाबी दे देती है, जिसके बाद मोरा के पिता उसे ब्लैक कलर का इंजेक्शन लगाकर उसकी यादों को मिटा देते हैं। उनके पास पिरामिड की चाबी है, जिस पिरामिड के नीचे वेकअप लिखा होता है, यानी कि इस दुनिया से निकलने का ये रास्ता है। अगर इस चाबी को पिरामिड में लगाकर खोल दिया जाए तो सब असली दुनिया में उठ जाएंगे, पर जब मोरा के पिता ऐसा करते हैं तो चाबी काम नहीं करती। दरअसल डेनियल ने जब पूरे सिस्टम को हैक किया था तो उसने पिरामिड के साथ की को भी पूरी तरह से बदल दिया था, इसीलिए पिरामिड और की काम नहीं कर रहा होता। वही मोरा को दिखाया जाता है, जिसकी आंख खोलते ही वो देखते हैं कि चारों तरफ कुछ भी नहीं है। तभी उसे क्रॉस दिखता है, यहाँ पर वो पहले भी आ चुकी है और अब वो उस कोस के नीचे जाती है जहाँ पर उसका हस्बैंड डेनियल होता है। डेनियल उसे अब सारा सच बताता है और कहता है कि रियल वर्ल्ड में तुम्हारे भाई ने इस सिमुलेशन की दुनिया को अपने कब्जे से मेन ले लिया है और उसी ने हम सबको यहाँ पर फंसा रखा है। और अब क्योंकि मैंने पिरामिड को और की को बादल दिया था तो वो अब भी मेरे पास है। इस वक्त हम जहाँ पर है ये वो पहला रूम है जो हमने बनाया था। और अब वो मोरा को एक बच्चों वाला पिरामिड देता है, जिसकी की वही रिंग होती है जो उसके बेटे ने उसे दी थी। वो मोरा को कहता है कि अब असली दुनिया में जाने का वक्त हो गया है, जिसके बाद मोरा उस रिंग को की तरह पिरामिड पर लगाती है और वो असली दुनिया में जाग जाती है, जहाँ पर हमें एक बहुत बड़े चैम्बर को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। ये सब वही लोग होते हैं जो शिप में थे, जिनकी जिंदगी में दुख था और उन सब ने इस दुनिया को चुना था, लेकिन अब भी सब के सब उस दुनिया में फंसे हुए हैं, जबकि मोरा वापस असली दुनिया में आ चुकी है। लेकिन ये अर्थ नहीं है, बल्कि ये स्पेस शिप है जिसका नाम प्रोमेथियस है और उसी स्पेस शिप के अंदर ये सब के सब मशीनस के अंदर सोए हुए थे। मोरा इसके बाद स्क्रीन पर देखते हैं जहाँ पर लिखा होता है पैसेंजर 1423, करू 550 और डेट होती है 19 अक्टूबर 2099, यानी कि इतने सारे लोग इस शिप के अंदर हैं जो सब के सब उस गेम की दुनिया में फंसे हुए हैं। हालांकि वो भी बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन मोरा के भाई ने सबको वहां फंसा दिया होता है और तभी मोरा को उसके भाई का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है वेलकम टू रियलिटी वर्ल्ड। दरअसल मोरा ने दिमाग की इस दुनिया को इसलिए बनाया था ताकि वो अपने बेटी के साथ हमेशा के लिए रह सके, क्योंकि उसके बेटे को बीमारी थी, उसकी मृत्यु होने वाली थी। और अब मोरा जब उस दुनिया में जाती है तो वो उसी दुनिया में फंस जाती है, क्योंकि उसके भाई ने इस पूरी गेम को, इस दुनिया को टेक ओवर कर लिया था, जिस वजह से ये उस दुनिया से निकल नहीं पाते। बार बार इनका जो दिमाग होता है इस चीज को दोबारा से शुरू कर देता है और सबके सब वहाँ पर फंसे रह जाते हैं। पर मोरा अब असली दुनिया में आ चुकी है, इसके बाद शायद वो बाकियों को भी असली दुनिया में वापस ले आए और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो।